है सभी को हाय हेलो है भाई, धन्यवाद जितेंद्र जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में अंडर अचीवमेंट का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बार। पहला है जेंडर, फिर है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या फिर इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो और वॉइस ओवरलैप हो रही है, क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल से तो चला है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए फटाफट से। बी मतलब सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। अब इसको समझेंगे हम। बात हो रही है कौन सा एक फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है अंडर अचीवमेंट में, मतलब कम अगर अचीव कर पाया बच्चा मैथ्स में तो कौन सा एक फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है। चार ऑप्शंस में से पहला है जेंडर। जेंडर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैथ्स आने और ना आने के लिए। एक क्वेश्चन ये भी आपको रखा हुआ मिल जाता है पेपर में कि लड़कियां मैथ्स नहीं सीख सकती, भाग जाइएगा दूर उस ऑप्शन से, वो आपका नंबर कटवाएगा। और मूर्खता भी है अगर ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं या नहीं सीख सकती, तो ये क्या है, जेंडर बायस है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, तो ये तो हट गया। इसके अलावा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इनेट एबिलिटी, अगर इसको सिखाया जाए ढंग से तो बच्चा सीख पाएगा। इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन जो है, यहां अगर आपने मेथड सही अपनाए हैं, सही उसको पहले से ही एक शिक्षा या कहीं तो इसको एनवायरमेंट मिला अगर ज्यादा अच्छा, तो ऑब्वियस है कि बेहतर कर पाएगा बच्चा। तो यहां जो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को ज्यादा हमने बेहतर माना है। इसका एक रीजन ये कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, कि दो लोग हैं, अगर एक ऐसा बच्चा जो जहां पर उसने पहले बैकग्राउंड में अपने कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसका जो कैलकुलेशन का बेस है वो ज्यादा बेहतर होगा ऐसे बच्चे से जो शायद किसी फार्मर की फैमिली से आ रहा हो, और एक बच्चा जो शायद किसी शॉप पे बैठता हो या उसका जो एक वजन तोलने से लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके पहले से तैयार होंगे या वो प्रभावित होगा। ठीक, तो इस केस में हम जोड़ सकते हैं इस बात को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाँ, सीडी भी तो चल रहा है करियर विल पर, आज शाम में सेशन था। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? भाई 1/4 जो है वो छोटा है 1/3 से। इस चीज को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी एक स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट साबित होगी? पहला है यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे, पेपर स्ट्रिप्स लेंगे, डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे या नंबर चार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे? फटाफट से बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3400 लोग देख रहे हैं और 2500 लोगों ने लाइक किया, मतलब कहाँ हैं ये बाकी के जो 1000 लोग हैं? 900 लोग कहाँ हैं? बहुत बढ़िया। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स का आप सिंपल इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। मान लो ये एक स्ट्रिप है, आपने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, और इसी स्ट्रिप को जब आप, ये इतनी जगह बची नहीं है यहाँ, इसी स्ट्रिप को जब आप 4 में डिवाइड करके दिखाएंगे तो आप बता देंगे कि भैया इस तरीके से 1/3 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से। ठीक, तो आंसर क्या है? पेपर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके आप इसको बता सकते हैं। इसलिए जो आंसर हुआ वो बी ऑप्शन हुआ। आप इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना, और 4 का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखा करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? आप प्राथमिक बच्चे को, प्राथमिक कक्षा के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और इस स्थिति में आप एक लेसन प्लान बनाते हैं। हर एक लेसन को, हर एक क्लास में जाने से पहले टीचर का एक लेसन प्लान होगा। आप क्या उस क्लास में किस तरीके से कराएंगे, किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से एग्जांपल्स आप यूज कर रहे हैं या प्रीवियस नॉलेज से कैसे जोड़ेंगे, कौन से क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ये सब चीजें लेसन प्लानिंग में आती हैं और लेसन प्लानिंग मस्ट है। अगर यहां पर ये लेसन प्लान्ड ना हो पहले से तो क्या होगा? फिर प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में। फिर मतलब जितना आप अगर 150% दे सकते थे, आपने सिर्फ 100% दिया, तो नुकसान किसका है? बच्चे का है उसमें। ठीक, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, चाहे जीवन निकल जाए, कि लेसन प्लानिंग के बाद ही आप क्लास में घुसे। ठीक, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। लेसन प्लानिंग में आपकी एक चीज इंक्लूड होनी चाहिए कि बच्चे को कंस्ट्रक्शन का मौका मिले, उसको अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें वो एक्सप्लोर कर पाए, जो कॉन्सेप्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं अपने आप में, कैसे कंस्ट्रक्टेड हैं, वो देख पाए रियल लाइफ में कुछ एक्टिविटीज करके। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल और सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम पर एक क्वेश्चन आता ही है, कई बार प्याजे को भी डाल देते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होगा? जो एक्टिविटी को वैल्यू करे,
मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? स्कूल ऑफ थॉट है, साइकोलॉजी की बात करता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन की बात होती है कि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय डूइंग एक्टिविटीज, मतलब ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है सक्रियात्मक रूप से, अगर बच्चा क्रिया कर पाए तो, एक्सप्लोर कर पाए तो। इस केस में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स किस एक चीज को, मैथमेटिक्स क्लासरूम में किस चीज को वैल्यू नहीं दी जाएगी? नॉट की बात हो रही है। करेंगे यार, सीडीपी क्यों नहीं करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे हैं हम लोग। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। जो लैंग्वेज और डायलॉग को इंपॉर्टेंस देना, या फिर द टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन। भाई बच्चों को इस बात को पहचानना कि बच्चों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्ट करने का मौका दिया जाए, या फिर सी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, मतलब आप सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हो, या फिर कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। सब में बच्चा एक्टिव है सिवाय एक चीज के, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। मेन जो आपका उद्देश्य है, आप बच्चे को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, यस और नो की फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव है, आप ऑब्जर्वेशन में या एक्टिविटीज कराने के दौरान ही उसको असेस कर सकते हैं। मेन मुद्दा असेसमेंट नहीं है, मेन मुद्दा यहां लर्निंग होना चाहिए था। तो आंसर क्या हुआ? सी हो गया। ये गलत है इसलिए सही है, समझ रहे हो ना? ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि नॉट पूछा था। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सृजनात्मकतावाद या रचनावाद, जिससे प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये सब बिलोंग करते हैं, एनसीएफ पूरा आपका इसी पर बेस्ड है। पेडागोजी इसलिए अलग अलग नहीं है हर एक सब्जेक्ट की, कुछ कुछ चीजें अलग है, बट सारी जो ज्यादातर चीजें वो आपको कॉमन मिलेंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल व्यू जो है बच्चे के लिए वो किस प्रकार का होगा? पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, भाई फैक्ट्स जान पाए बच्चा। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ, मैथमेटिक्स सच का पता लगाता है, फैक्ट्स को जानने की बात करता है। या फिर मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी किसमें होगी? या तो सही है मैथ्स में कुछ, या तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा बीच में कुछ हो। पेडागोजी नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूं, पेडागोजी ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमेशा बहुत सारे पर्सपेक्टिव में सब्जेक्टिव हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जो साइकोलॉजी जैसी बात हो। फिर है विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तभी होता है कि बहुत सारे आंसर कीज में भी प्रॉब्लम होती है। मैथ्स में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी आंसर कीज में, अगर 2+2 है तो वो 4 ही आएगा, उसमें 4 लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव नहीं दिए। बताएं एक बार आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें आप कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप बच्चे को विजुअलाइज करने का मौका दें जिससे वो एक्टिव होकर के कुछ कॉन्सेप्ट सीख सके। सिर्फ फैक्ट्स नहीं आप उसको रटवा दे रहे हैं या सिर्फ बता दे रहे हैं फॉर्मूलाज, ना ही सिर्फ आप प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन का मौका दे रहे हैं, यानी वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चा एक्टिव होगा। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो अलग नहीं है आपकी साइकोलॉजी या सीडीपी से। कंस्ट्रक्टिविज्म वही है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि मैथ्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे। बच्चा जब विजुअलाइज करेगा, इमेजिन करेगा, आपने कहा कि अच्छा एक इतने सेंटीमीटर का या ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऐसा क्यूबिकल एक बॉक्स है, तो वो विजुअलाइज करेगा यहां अपने दिमाग में, इसको विजुअलाइज करेगा। और विजुअलाइज करेगा तो भाई क्या है, उसके सेंसेस एक्टिव हैं, वो खुद एक्टिव है और एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। जो भी आप उसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसमें वो इन्वॉल्व हो पाएगा। ठीक है बात, तो इसलिए आंसर जो था वो डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।